दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। मैं डॉक्टर रानी वैद। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या नेचर है, स्कोप ऑफ साइंस, यानी क्या स्कोप है साइंस के। ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, ये चाहे केमिस्ट्री पेडागोजी के विद्यार्थी हों, चाहे बायोलॉजी के हों, चाहे फिजिक्स हो, मैथ्स हो, यानी साइंस के अंतर्गत ये सभी आते हैं। ये जो टॉपिक है सभी साइंस पेडागोजी के अंतर्गत जितने विषय आते हैं उनके लिए यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं साइंस का क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए बात करते हैं कि आज आधुनिक युग में हम जी रहे हैं और आधुनिक युग में विज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मानव जो है सारी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, ये सभी को भेदने का प्रयास किसने किया है? विज्ञान ने किया। और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे साइंस का कि थोड़ी प्रस्तावना के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में, डेफिनेशन के बारे में और नेचर के बारे में। हर चीज का एक नेचर होता है, तो नेचर भी समझेंगे डेफिनेशन से। तो सबसे पहले बात करूंगी इंट्रोडक्शन के बारे में कि इन टुडेज वर्ल्ड साइंस इज जस्ट नॉट अ वर्ड। In every aspect of our life, there must be some role that science play. It means हमारे जीवन में साइंस जो है एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये एक शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा होता चला जा रहा है। इन एवरी पॉइंट ऑफ आवर लाइफ वी मस्ट यूज सम मशीन्स, some scientific things which we do even not know that it is included in our daily way, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम नहीं जानते। आज हम कई तरह की मशीनों से घिरे हों और ये विज्ञान की ही देन है। आप देखेंगे पुराने समय से जो जिंदगी चली आ रही है, आज किस तरह से जीवन में बदलाव आया है। और यहाँ कहेंगे नाउ-अ-डेज साइंस हैज़ नो लिमिट। विज्ञान की कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरह से हमने जो इमेजिनेशन, जो वर्ल्ड है, उसे सही करके दिखा दिया। जो हमने सोचा, आज एरोप्लेन में उड़ना एक आम बात हो गई है, रॉकेट एक आम बात हो गई है, रॉकेट मिसाइल्स लॉन्च, एटम बम्स, इस तरह से आज विज्ञान ने हर छोटी से छोटी मशीन जिस तरह से हमारे जीवन में का एक पार्ट बनते चले जा रहे हैं, विज्ञान जो है अपनी एक भूमिका अदा कर रहा है। इसी में बात कहूंगी कि आज जो है साइंस जो है, ये जो साइंस इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, नॉट ओनली टुडे, ये आज नहीं है बट फ्रॉम द एंशियंट टाइम, ये पुराने समय से। देखिए चक्के बने, चक्के से अपन ने आज मोटर गाड़ी में चले, आज पहले बैलगाड़ी थी, आज मोटर गाड़ी आ गई है। अगर बात कहूँ क्यों भूकंप आते हैं, क्यों चक्रवात होता है, हमारे अंतरिक्ष में क्या हो रहा है, आज सब जान समझ पा रहे हैं। किसके कारण? विज्ञान के कारण। आज नाउ इन मॉडर्न लाइफ स्टाइल साइंस चेंज आवर कंफर्ट, यानी साइंस से हमें कंफर्ट मिल रहा है। ये हमारे कंफर्ट को किस तरह से, हमारी जो कंफर्ट की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रहा है, हमारी लिविंग स्टाइल को, एंटरटेनमेंट को, एजुकेशन को, यानी सभी जगह काउंटलेस ये वर्क कर रहा है। ये इसके साइंस के बिना अभी जीवन संभव नहीं है। तो इस तरह से बात कहूँ कि साइंस हमारे जीवन में, चाहे हम इंडस्ट्रियल स्टेट में देख लें, चाहे एंटरटेनमेंट के उसमें देख लें, चाहे एजुकेशन में देख लें, ये हर जगह एक आवश्यक रोल प्ले कर रहा है। तो इस तरह से अभी मैंने केवल आपको विज्ञान की आवश्यकता बताई, इम्पोर्टेंस बताई, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन में ही आपको विज्ञान से थोड़ा सा परिचित करा रही हूँ। अब मैं बात करती हूँ मीनिंग एंड डेफिनेशन। समझना जरूरी है। साइंस जो है, साइंस इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड से बना है, जिसमें क्या कहेंगे, सिरे, सिरे मीन्स टू नो, और यहाँ आ जाएगा सिंटिया, सिंटिया मीन्स नॉलेज। विज्ञान जो है वो जानना, नॉलेज मतलब ज्ञान, इनसे बना है। मैं हिंदी में अभी बात कहूंगी कि विज्ञान, विज्ञान मतलब हो जाता है, ज्ञान तो होता है किसी चीज को जानना, विज्ञान यानी विशेष ज्ञान।
यहाँ पे वही समझाने का प्रयास किया गया है कि किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में जब हम विशेष ज्ञान या नतीजों पे पहुंचते हैं, उनकी व्याख्या करते हैं, इस तरह का जो ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। बात समझ में आए? यही कह रहे टू नो, जानना। क्या, किसे जानना? वो जो ज्ञान है उसे जानना। इन अदर वर्ड्स साइंस मीन्स द नॉलेज विच अडॉप्टेड बाय ब्रेन। यहाँ पे आपका जो ब्रेन जिस तरह से उसे अडॉप्ट कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, यहाँ पे यहाँ विज्ञान क्या है? श्रृंखला है, क्रमबद्ध अध्ययन है। किस तरह से हम विज्ञान को समझ रहे हैं, ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं, बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, शब्दों के माध्यम तक से दूसरे तक प्रेषित किया जा रहा है, कम्युनिकेट किया जा रहा है, यानी सार रूप में ज्ञान, विज्ञान। क्या कहा मैंने? सार रूप में ज्ञान, विज्ञान। इस तरह से मैं बात करूंगी कि एक परिभाषा देखते हैं अकॉर्डिंग टू वुडबर्न, ऑर्नबर्न के अनुसार यहाँ पे बात करेंगे कि साइंस इज दैट ह्यूमन बिहेवियर सीकिंग टू डिस्क्राइब with ever increasing accuracy of events and circumstances that occur or exist within our natural environment। समझिए, विज्ञान वह मानवीय व्यवहार है, किस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी हमारे सामने घटनाएं हो रहे हैं, उन परिस्थितियां हो रही हैं, उन जो भी प्राकृतिक वातावरण में जो उपस्थित हो, उसे पूर्ण रूप से यानी शुद्धता से जो व्याख्या करने का प्रयास करता है, एक्सप्लेन करने का जो काम करता है, वो कौन करता है? विज्ञान करता है। बात समझ में आई? विज्ञान कैसा हमारा मानवीय व्यवहार है, तो हम जो हमारे चारों तरफ जो भी घटनाएं हो रही हैं, परिस्थितियां हो रही हैं, जो वातावरण है, उसे हम समझ पाते हैं और उसकी व्याख्या कर पाते हैं। तो आपने मीनिंग में क्या बोला? मैंने विज्ञान को सार रूप में ज्ञान, विज्ञान, जिसे मैंने टू नॉलेज और टू नो एंड नॉलेज कहा, जैसे विज्ञान आपने लैटिन भाषा में समझ लिया, जो हमारे बुद्धि का किस तरह से बुद्धि द्वारा ग्रहण किया जा रहा है और किस तरह से सार रूप में ज्ञान दिया जा रहा है, और हमने परिभाषा से भी समझ लिया कि विज्ञान क्या है। अब हम बात करते हैं नेचर क्या है, विज्ञान का नेचर यानी प्रकृति क्या है। साइंस इज द बॉडी ऑफ नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय मेथड बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन। ध्यान दीजिएगा, विज्ञान क्या है, विज्ञान की प्रकृति क्या है। यहाँ पे बात समझिए कि विज्ञान की प्रकृति जो है वो किस पर आधारित है? ऑब्जर्वेशन पर। प्रकृति जो है किस तरह से हम चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारे जो वैज्ञानिक ज्ञान का आधार समझिए, वैज्ञानिक जो ज्ञान हमें आ रहा है, ज्ञान जो हम नॉलेज ले रहे हैं, वो हमारे ज्ञानेंद्रियों से ले रहे हैं, सेंस ऑर्गन्स से ले रहे हैं, और उनके द्वारा हम, क्योंकि हमने अपने सेंस ऑर्गन से समझा है, तो हम उस पर बिलीव भी कर सकते हैं। और ये हम कैसे कर रहे हैं? देख, सुन, समझ के, ऑब्जर्व करके हमारे चारों तरफ के वातावरण को जान समझ रहे हैं, उसे हम व्यवस्थित करके, उसे कुछ एक नॉलेज हमारे सामने आ रहा है जिसे व्यवस्थित ज्ञान कहेंगे। तो इस तरह से ज्ञान का एक, जो विज्ञान का एक अपना नेचर होता है। समझ में आया? यहाँ पे कहेंगे द अबव डेफिनेशन क्लियर रिवेल द साइंस इज अ बोथ अ प्रोसेस और अ प्रोडक्ट। यहाँ पे ये बात समझ में आ रही है कि विज्ञान एक प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है, वही समझाने का प्रयास कर रही हूँ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि साइंस क्या है? एक प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। प्रोसेस को मैं कहूँगी मेथड और प्रोडक्ट को कहूँगी मैं नॉलेज। थोड़ा सा समझिए, नीचे मैंने एक डायग्राम आपके सामने शो कर रही हूँ कि प्रोसेस और प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए, प्रक्रिया, जिसमें मैंने कहा था आधारभूत कौशल कौन कौन से आते हैं और विशिष्ट कौशल कौन से आते हैं। आधारभूत कौशलों में मैं बात करूँगी निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन, संप्रेक्षण यानी कम्युनिकेशन, मापन यानी मेजरमेंट, अनुमान यानी एस्टिमेशन, और पूर्व कथन यानी प्रिडिक्शन, और निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन। ये इन्हें मैं जो क्लासिफाइड किया है किसके अंतर्गत किया है? बेसिक स्किल्स। ध्यान रखिए, अभी डायग्राम को भर ध्यान से देखिए, मैं अभी एक एक करके आपको सारी चीजें डिटेल में समझाऊंगी। विशिष्ट कौशल के अंतर्गत देखिए, चरों की पहचान की, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरिएबल किया, चरों को नियंत्रित करना, कंट्रोल ऑफ वेरिएबल किया, परिकल्पनाओं का निर्माण किया, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस की,
प्रयोग किया, एक्सपेरिमेंटेशन किया, सारणी बनाना किया, टेबुलेशन किया और व्याख्या की, इंटरप्रिटेशन किया। ये भी एक एक करके मैं आपको पूरी चीजें समझाऊंगी। और प्रोडक्ट में मैं क्या बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं बात करूंगी क्या फैक्ट है, तथ्य है, अवधारणा है, कॉन्सेप्ट क्या है, मत क्या है, थ्योरी क्या है, लॉ क्या है, यानी सिद्धांत क्या है। इन चार चीजों की मैं इसमें बात करूंगी। तो चलिए, अब थोड़ी सी बात आप समझ गए होंगे कि नेचर के अंतर्गत हमने थोड़ा प्रोसेस और प्रोडक्ट की बात की। अब मैं साइंस एज अ प्रोसेस समझिए, विज्ञान की क्या प्रकृति होती है, प्रक्रिया है, विज्ञान कैसे प्रक्रिया है। कि क्योंकि कोई भी गतिविधि होती है उसमें कोई ना कोई चरण, यानी प्रक्रिया, यानी प्रोसेस, यानी उसमें चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं। मैं सबसे पहले उदाहरण देती हूँ। चलिए, कोई भी उदाहरण होता है, आप उदाहरण अपने मन में भी आप भी सोचिएगा। मैं सबसे पहला उदाहरण मैं ये बात कहूंगी, मैं गृहिणी हूँ तो एक आटा गूंथने की प्रक्रिया को बात करती हूँ। आटा कैसे गूंथते हैं, चलिए उसमें बताती हूँ कि आटा गूंथने में हमको पानी चाहिए, बर्तन चाहिए, आटा चाहिए। अच्छा, तो आटे जैसे क्या प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, आटा लिया, उसमें पूरा लोटा भरा पानी डाल दिया, ऐसे आटा गूंथ जाता है? नहीं। कैसे गूंथते हैं आटा, आपने बर्तन में आटा लिया, धीरे धीरे उसमें उसकी उसकी आवश्यकता अनुरूप धीरे धीरे पानी मिलाए और उसे गूंथते गए, तब जाकर के वो आटा गूंथता है। यानी मैं एक भी प्रक्रिया में जितने चरण बताए कि पहले मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, तो एक के बाद एक स्टेप्स बताए। मैंने एक भी स्टेप्स को आगे पीछे नहीं कर सकती, मुझे उसे क्रमबद्धता से करना है। ये तो महिलाओं के लिए बात हो गई। लड़के कहेंगे मैं हम लोग आटा कहाँ गूंथते हैं, हम बात कहेंगे आप साइकिल चलाते हैं, बिल्कुल चलाते होंगे। आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, अब तो मोटरसाइकिल भी चलाते हैं। यहाँ पे बात कहूंगी कैसे आप साइकिल चलाते हैं। सबसे पहले बैठते ही साथ साइकिल में पैडल मार के और हैंडल पकड़ लेते हैं और सारी चीजें एक बार में कोऑर्डिनेशन में बन जाता है। आपने साइकिल चलाना, आप याद कर लीजिए आपने कैसे सीखा। आप बैठे होंगे, पहले बैलेंस बनाना सीखा होगा, फिर आप एक पैर नीचे रखते हैं, एक पैर आप साइकिल के पैडल पे रखते हैं, हैंडल संभालना सीखा होगा। एक साथ आप हैंडल संभालना और पैडल चलाना नहीं सीख पाए होंगे। आपका ध्यान कभी हैंडल पे गया होगा तो कभी पैडल पे गया होगा। एक समय आता है बैलेंस बनाना आप धीरे धीरे सीख पाते। आप क्रमबद्ध सीख रहे हैं, एक स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। कोई भी स्टेप्स एक साथ आप आगे पीछे नहीं कर रहे कि सीधे बैठते ही साथ आप गाड़ी चलाना या साइकिल चलाना सीख गए। एक ये उदाहरण थे, मैंने दो उदाहरणों से इस तरह बात की कि इन्वॉल्विंग वेरियस स्टेप्स ऑफ एन एक्टिविटीज, मेकिंग एफर्ट्स फॉर एक्टिविटीज, मेकिंग स्टेप्स टू मेंटेन दैम एक्सेट्रा इज इन्वॉल्विंग इन अ प्रोसेस। आपको मैंने कितनी सारी बातें जो कही वही बात कर रही हूँ कि किस तरह से किसी प्रक्रिया में हम उस प्रोसेस में किस तरह से चीजें सम्मिलित होती हैं, स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा हम कार्य करते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन साइंस, डिस्कसिंग, फाइंडिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम एक्सेट्रा इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ साइंस। देखिए प्रक्रिया क्या है, हम यहाँ पर सूचनाओं का संग्रहण कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष निकाल रहे हैं, प्रॉब्लम के हल निकाल रहे हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ साइंस। द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ स्किल्स आर अचीव थ्रू द प्रोसेस ऑफ साइंस। यानी हम बात कहेंगे कि प्रोसेस ऑफ साइंस में हम दो आधारभूत कौशलों के द्वारा इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है बेसिक स्किल्स, दूसरा है स्पेसिफिक स्किल्स। यहाँ पे मैं बेसिक स्किल्स के अंतर्गत हम कुछ स्किल्स आते हैं जिन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपने क्या समझा, बेसिक स्किल्स और स्पेसिफिक स्किल्स। सबसे पहले मैं बेसिक स्किल्स में बात करूंगी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण, किसी चीज को हम किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं। अंडर द ऑब्जर्वेशन व्यूइंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज व्यूइंग ऑब्जेक्ट ओनली इज नॉट इंक्लूडेड, कि हम किसी चीज को केवल देख रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिए, निरीक्षण के अंतर्गत जो है केवल वस्तुओं को देखना सम्मिलित नहीं किया जाता है। जो हम प्रतिदिन कर रहे हैं, हमारे चारों तरफ घट रहे हैं, घटनाओं को देखते हैं, इन घटनाओं वस्तुओं का प्रतिदिन देखना ही निरीक्षण कहलाता है। थ्रू द ऑब्जर्वेशन दे नो अबाउट देयर एनवायरमेंट। Through the medium of observation, they learn about nature and the behavior of object, lives and human beings, such as when rain
आवर काइंड आवर काइंड ऑफ प्लांट्स, यानी यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि ये हम जब चारों तरफ का निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण के माध्यम से हम अपने वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। निरीक्षण के ही माध्यम से हम प्रकृति के बारे में जान पाते हैं, वस्तुओं के बारे में, जानवरों के, पौधों के, मानव व्यवहार के बारे में जान पाते हैं। वही बात कह रही हूँ कि बारिश कब होगी, हमारे आसपास किस किस्म के पौधे हैं, हमारे पानी गिरेगा कि नहीं, भूकंप आ सकता है कि नहीं, है ना। हम हर चीज को जान समझ पाते हैं किसके द्वारा? ऑब्जर्वेशन के द्वारा। समझ गए आप? दोहरा लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन कैसे एक प्रोसेस के अंतर्गत आ रहा है, किसके अंतर्गत पढ़ा रही हूँ, उसमें बेसिक स्किल्स के अंतर्गत पढ़ा रही हूँ। दूसरा मैं बात कहूंगी क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज को क्लासिफाई करने के लिए हमें एक कोई सिमिलर बेसिस चाहिए होते हैं, उसके आधार पर हम चीजों को क्लासिफाई कर पाते हैं। जैसे जो छात्र जो है उसने कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया, देखा, समझा, और कुछ उसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद अब हम उसमें समानताएं ढूंढते हैं कि किस तरह से वो एक समान है या भिन्न है। समझ गए आप? वही मैं कह रही हूँ कि कुछ सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। जैसे चार पैर पर चलने वाले जानवरों, चार पैर पे जो चलते हैं उन्हें हम जानवर कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक आधार ले लिया। केमिस्ट्री में बात कहें तो हमने यहाँ पे केमिस्ट्री में जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसका भी एक आधार होता है। जूलॉजी में बात करें तो जीव जंतुओं को बांटने के लिए भी एक आधार होता है। आप हर जगह देखें तो एक आधार चाहिए होता है क्लासिफिकेशन का। तो क्लासिफिकेशन सेकेंड स्टेप में आता है। सबसे पहले मैंने क्या कहा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन से ही क्लासिफिकेशन का स्टेप आएगा। ये भी एक स्टेप्स है, प्रोसेस है, स्टेप्स है। अब मैं बात कहूंगी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी इन द सेंस यहाँ पर जो भी स्टूडेंट लर्न कर रहे हैं, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कैसे एक दूसरे को अपनी बात बता पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, एक दूसरे को दे पा रहे हैं। और वो चाहे कम्युनिकेट जो है वो चाहे नाम हो सकते हैं, कोई संकेत हो सकते हैं, सिंबल्स हो सकते हैं, यानी चिन्ह हो सकते हैं कोई भी प्रकार के। द ट्रांसफर ऑफ दिस नॉलेज मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज अ नेम। जैसे मैंने कहा ना कि नाम हो सकते हैं, चिन्ह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी संकेत हो रहे हैं तो जो स्टूडेंट ने निरीक्षण करके सीखा, फिर उसके बाद उसे सिमिलैरिटी देखी, फिर उसे हमने क्या किया, एक दूसरे को हस्तांतरित किया, कम्युनिकेट किया। तो इस तरह से कम्युनिकेशन आ गया। ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं? बेसिक स्किल्स। बेसिक स्किल्स में हम किस में पढ़ रहे हैं? साइंस एज अ प्रोसेस। अभी हमने कॉन्सेप्ट को ही समझ रहे हैं। दोहराते जाइएगा ये वाला स्टेप्स एक एक करके। नेक्स्ट बात करती हूँ मेजरमेंट। किसी भी चीज को मापना। देखिए भाई, यहाँ पर कोई चीज रियल है कि नहीं, प्योर है कि नहीं। मापन जो है वो किसी वस्तु का जो उसमें यथार्थता को बताता है, शुद्धता को बताता है, लेखा जोखा को बताता है। वस्तु का सटीक मापन करने के लिए हमें कुछ उपकरण भी चाहिए होते हैं। चाहे आप टेम्परेचर को नाप रहे हो, चाहे आप लीटर में नाप रहे हो, चाहे थर्मामीटर में नाप रहे हो, तो आपको कोई ना कोई टूल चाहिए होते हैं। वह टूल कैसे होते हैं? मेजरमेंट करते हैं, और जिससे हमें मापन, जिस चीज को मापा जा रहा है वो एग्जैक्ट मापते हैं, उसकी शुद्धता का मापन हो जाता है, उसकी यथार्थता का मापन हो जाता है। तो अब आप समझ गए मेजरमेंट क्या है। नेक्स्ट बात करूंगी एस्टिमेशन। एस्टिमेशन यहाँ पे बात करती हूँ कि हम कुछ ना कुछ एक्यूरेट एस्टिमेशन निकाल सकते हैं, अनुमान निकाल सकते हैं। जब छात्र जो है सटीक मापन की आवश्यकता नहीं होती, यानी हमको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं करना है, तो हम कुछ अनुमान के द्वारा भी वस्तुओं को मापते हैं। जैसे रोटी का एक टुकड़ा, चुटकी भर नमक, आधा कप चाय, जो मैंने अभी कहा ना कि पिंच ऑफ सॉल्ट, हाफ कप ऑफ टी, मुझे इतना ही चाहिए। इस तरह से अपन बात करें तो ये अनुमान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर एक कप ही चाय नहीं बोला मैंने, हाफ कप ऑफ टी बोला। तो इस तरह से अनुमान की आज बारिश हो सकती है, ये एस्टिमेशन है, अनुमान है। अनुमान के अंतर्गत आज बारिश नहीं, ये प्रिडिक्शन के अंतर्गत आता है, सॉरी, कि आज बारिश हो सकती है, ये प्रिडिक्शन के। एस्टिमेशन में हमने बात कर दी अनुमानित, हमें इतना ही चाहिए। जैसे उदाहरण वही था कि रोटी का टुकड़ा, एक रोटी का टुकड़ा हो गया, थोड़ा सा चुटकी भर नमक डाल दीजिए। चावल को भी अपन एस्टिमेशन में कि एक मुट्ठी चावल ले लीजिए, तो ये एस्टिमेशन में आता है। प्रिडिक्शन की बात करें,
आप भी प्रिडिक्ट करिए, क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बारिश की बात कर दी अपन ने, फोरकास्टिंग की बात करते हैं कि हम क्या बोलते भविष्यवाणी कर सकते हैं, फसलों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं, मौसम के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो इस अपन नक्षत्रों के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये भी क्या करता है, पूर्व कथन। प्रिडिक्शन मतलब पूर्व, यानी पहले ही हमने कोई प्रिडिक्ट कर दिया है, पूर्व कथन कह दिया है। तो अनुमान लगाना बालक सीखते हैं कि चीजों को समझेंगे, देखेंगे घटनाओं को, और ये अनुमान लगाएंगे कि ये हो सकता है। तो ये प्रिडिक्शन कहलाता है। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भाई बेसिक स्किल्स में? ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, कम्युनिकेशन, मेजरमेंट, एस्टिमेशन एंड प्रिडिक्शन। दोहरा लिया आपने। नेक्स्ट बात चलते हैं कंक्लूजन पर। लास्ट है इसके बेसिक्स स्किल्स में कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि सारे जो हमने स्किल्स सीखे अभी, उनके आधार पर हम एक कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ आवर स्किल्स द एबिलिटी ऑफ ए स्टूडेंट टू कंक्लूड द डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ which is able to conclude about the object इंस्पेक्टेड, यानी जो हमने देखा, समझा, जाना, अब उसके बारे में हम कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते। तो ये कंक्लूजन हो गया। आपने इतनी बात समझ ली। अब अपन बात करते हैं बेसिक स्किल्स के बाद स्पेसिफिक स्किल्स के बारे में। कुछ स्पेसिफिक चीजें भी समझना जरूरी भाई। उसके अंतर्गत हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। किस तरह से चरों को पहचाने और उन्हें नियंत्रित करें। पहले तो आप चर को पहचाने, व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, कैसे उसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए विज्ञान में जो एक चर दूसरे चर का प्रभाव का हम अध्ययन करते हैं, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो एक्सरसाइज करने से आपकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप अगर कम ऑयल वाला खाना खा रहे हैं तो आपकी हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप देखेंगे फिटनेस का, समाज का आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से हम एक का दूसरे पे प्रभाव, कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं। विज्ञान हमेशा कारण और प्रभाव का अध्ययन करता है। तो किसी एक के कारण हो रहा है और किसी एक का प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह से दो चीजें हो रही हैं, दो वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो उनका आपस में क्या प्रभाव पड़ता है ये जानना समझना जरूरी। सबसे पहले कौन सा वो वेरिएबल किसका किस पर प्रभाव पड़ रहा है, तो ये हम जान पाएंगे कि वेरिएबल क्या है। फिर वेरिएबल में हम बात करते हैं, एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक हो गया डिपेंडेंट। किसी जो एक क्योंकि स्वतंत्र चर का परतंत्र चर पर क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे क्या प्रभाव। हमेशा प्रभाव इसी तरह से होता है। तो आपने चरों को पहचाना, फिर हमें लगता है कि कुछ चरों को हमें कंट्रोल करना जरूरी है जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो अच्छे से हो। तो आप कुछ चरों को क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं कुछ चरों को कंट्रोल कर सकते हैं। आप जैसे अपन बात करते हैं, आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो आपने कहा कि एक्सरसाइज में आप अपनी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। भाई मैं जरूरी नहीं कि अपन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो जिम ही जाएं, आप वॉक कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं। तो आपने उसे कंट्रोल कर लिया, आपने उतनी उसमें चीजों को एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो गई, हेल्थ की हेल्थ बन गई। आपने वहां पर इकोनॉमिक कंडीशंस को क्या कर दिया, इकोनॉमिक कंडीशन की बात कर रही हूं यहाँ पे, इसलिए मैंने उसको कंट्रोल कर दिया। इस तरह से कोई भी चीजें उसमें कंट्रोल की जा सकती है, ये उदाहरण था। तो अब आपने क्या समझा स्पेसिफिक स्किल्स में, आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट बात करूंगी हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, परिकल्पनाओं का निर्माण। यहाँ पर परिकल्पनाएं किसी प्रयोग के परिणाम के बारे में पूर्व कथन है। ये भी ऐसे मैं कहूंगी टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो हमने ली हुई है उसका टेंटेटिव सॉल्यूशन बता देती भाई। परिकल्पनाएं यानी हमने यहाँ पे पूर्व कथन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा परिणाम आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसलिए परिकल्पना बताई है जिसे हम सत्यापित करेंगे। अब परिकल्पना बना ली है तो एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। तो नेक्स्ट स्टेप है इसमें एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं अपन, कोई भी जो हमने परिकल्पना बनाई है उसे सिद्ध करना पड़ेगा ना कि परिकल्पना सत्यापित हुई, एक्सेप्टेड हुई कि रिजेक्टेड हुई।
इज नॉट एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर हम प्रयोग करके चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे। उसके लिए हम परिकल्पनाओं के लिए हम उसमें विभिन्न चरों पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो एक्सपेरिमेंट करके हम जानेंगे, समझेंगे। जब हमने प्रयोग किया तो हमारे पास जो है वो कुछ आंकड़े आए, यानी डेटा आया, तो उसे हम टेबुलेशन फॉर्म में रखेंगे कि जो भी हमारा आंकड़े हैं उसे सिस्टमेटिक हम टेबुलेशन करेंगे, और उस टेबुलेशन से हमारे सामने कोई ना कोई निष्कर्ष आता है, व्याख्या आती है कि इस तरह की जो आंकड़े बनाए हैं, टेबुलेशन किया है, उससे हमारे सामने परिणाम सामने आए, परिणामों की हम व्याख्या कर रहे हैं। मैंने उदाहरण जो हेल्थ के लिए बारे में ही लिया कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज में हमने बात किया कि परिकल्पना ये बनाई कि अगर हम कंटिन्यूस एक्सरसाइज 1 महीने करते हैं तो हमारी सेहत पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अभी पड़ेगा कि नहीं ये नहीं पता, यह भी हमने परिकल्पना बनाई। फिर एक्सपेरिमेंट ये किया कि डेली एक्सरसाइज का जो रूटीन है वो बनाया। फिर टेबुलेशन, मैंने डेली कितने घंटे कब कब क्या क्या एक्सरसाइज करी। इंटरप्रिटेशन हम देखेंगे कि उसका परिणाम देखेंगे कि क्या सच में जो एक्सरसाइज की थी उससे क्या हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ा है, हमारी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, हमने कंटिन्यूटी में वो वर्क किया कि नहीं किया। तो हमने इंटरप्रेटेट करके व्याख्या कर दी, क्या क्या परिस्थितियां हम पर प्रभावित करी कि भाई उस समय कोई घटना घट गई थी तो मैं प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर पाई, तो इस कारण हमारी सेहत पे भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना अगर मैं 1 महीने लगातार वर्क करती। तो इस तरह से मैंने आपको व्याख्या बताई कि कुछ भी व्याख्या हो सकती है, जो परिणाम आए हैं वो हमें उसकी एक्चुअल व्याख्या करनी है, तो वो उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इतनी बात आप समझ गए। ये किसके अंतर्गत पढ़ा था? साइंस एज अ प्रोसेस। अब मैं साइंस एज अ प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ कि साइंस क्या है, प्रोडक्ट है। यहाँ पे किस तरह से हमने प्रोडक्ट की बात करने की सिखा रही हूँ कि साइंस में मैं क्या कर रही हूँ कि फैक्ट हैं, कॉन्सेप्ट हैं, थ्योरीज हैं, लॉ हैं। तो ये चीज़ें किसके अंतर्गत आ रही हैं? साइंस के उत्पाद के रूप में आ रही हैं। उत्पाद को समझिए कि फैक्ट क्या होते हैं, कोई भी तथ्य जो हमारे सामने आते हैं, हम किस तरह से उन्हें, उन तथ्यों से हम नवीन खोज कर पा रहे हैं, उसी से हमारे कॉन्सेप्ट बनते हैं। कॉन्सेप्ट बनने के बारे में अपन बात करते हैं कि किस तरह से हम जो हमने क्लासिफाइड किए हैं आइडियाज़ को, ऑब्जेक्ट्स को, उनको किस तरह से हम समझ पा रहे हैं, उनका मतलब निकाल पा रहे हैं। थ्योरी अपने आप में एक चीज़ों को किस तरह से हमने जाना, समझा, और फिजिकल वर्ल्ड में उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो अपने आप में किस तरह से क्या बोलते थ्योरी बन के सामने आई है। और नियम की बात करें तो नियम हमेशा यूनिवर्सल होते हैं, जनरलाइज चीज़ों पर आधारित होते हैं। कोई भी चीज़ को हम, सूचनाओं को जब हम इकट्ठा करते हैं और उसे पूरी लोगों पर, यूनिवर्स पर अप्लाई करते, जनरलाइज करते हैं, तब जाकर के नियम का निर्माण होता है। जैसे अपन न्यूटन का नियम है ना, आप यहाँ पे थ्योरीज की अलग बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की अलग बात कर रहे हैं, फैक्ट की अलग बात कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें कैसे आ रहे हैं? प्रोडक्ट के, उत्पाद के रूप में। तो हमने इस तरह से कहा कि विज्ञान क्या है, प्रक्रिया भी है, विज्ञान क्या है, उत्पाद भी है। अब आखिरी में चलती हूँ, स्कोप ऑफ साइंस। विज्ञान के कहाँ कहाँ स्कोप्स हैं, यानी क्षेत्र हैं। हर जगह मैं कहूँगी कि विज्ञान की बात कहें तो विज्ञान वर्तमान में जो है सभी जगह अपना परचम लहराया हुआ है। चाहे आज इंटरटेनमेंट की बात करें, कि हाई स्पीड ट्रैवलिंग की बात करें, कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, मशीन की बात करें, इक्विपमेंट की बात करें, तो आज हर विज्ञान का जो स्कोप है हर जगह है ना। आज कोठारी जी की भी बात कर रही हूँ कि यहाँ पर मैं कहूँगी, कोठारी जी, यहाँ पे राधा कृष्ण कोठारी जी ने भी यही कहा कि हर जगह आज विज्ञान क्या है, आवश्यक होता चला जा रहा है। हमारे शिक्षा शास्त्र में इसकी उपयोगिता जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और हम इसके बिना जीवन जीना संभव ही नहीं है। तो चलिए समझे कौन कौन से स्कोप्स हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में, इंडस्ट्रियल फील्ड में, कम्युनिकेशन फील्ड में, ट्रांसपोर्ट फील्ड में, रिक्रिएशन फील्ड में है। प्रोडक्ट
ऑफ पेट्रोलियम की फील्ड में हैं, फूड प्रोडक्ट की फील्ड में हैं, स्पेस में हैं, और यहाँ पे बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी सभी। आप भी और नए क्षेत्र भी बता सकते हैं कि साइंस का कहाँ कहाँ स्कोप है। आज विज्ञान ने कहाँ कहाँ छुआ है, यानी किस किस क्षेत्रों पर विज्ञान सीमित नहीं है, असीमित है, विशिष्ट ज्ञान है, हर जगह विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। तो अंत में बात कहूंगी विज्ञान के लिए कि विज्ञान जो है अपने आप में एक परिपूर्ण ज्ञान है। और आज वर्तमान में बात कहूंगी कि विज्ञान में की प्रक्रिया और उत्पाद दोनों को समझना आवश्यक है, वो सारे स्किल्स को समझना आवश्यक है। किस तरह से हम विशिष्ट ज्ञान का सत्यापन करते हैं, उस ज्ञान से कोई चीज़ें सामने लाते हैं। और देखिए इसके परिणामों में कहूँगी कि दुष्परिणाम भी हैं और सकारात्मक परिणाम भी है। तो आज विज्ञान के बिना जीना असंभव है। आज हमारी जो सभ्यता है उसमें परिवर्तन विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है, और विज्ञान से ही हम एग्जिस्ट करते हैं, विज्ञान से ही हम नई टेक्नोलॉजी को सामने लाते हैं। तो चलिए, विज्ञान को आपने समझा, विज्ञान के कॉन्सेप्ट को समझा, नेचर को समझा और स्कोप को समझा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।